हमको पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान नहीं, उसमें कुछ वेट हो, वो जो कुछ वॉल्यूम आयतन जगह ऑक्यूपाई करे, तो स्थान घेरे, और उसमें कुछ प्रेशर डाल डाल सके, कोई चीज़ में हिंड्रेंस यानी कि अवरोध उत्पन्न करे, उसे उस चीज़ को हम लोग मैटर कर सकते हैं जनरली। जैसे कि इसमें एग्जांपल में हो जाएगा पुस्तक, पेड़, पर्वत, ऑक्सीजन, चीनी, दाल, ये सब वगैरह। लेकिन जैसे कि ऊष्मा हो गया, फोर्स हो गया, गुस्सा हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब जो पदार्थ नहीं है। और अब हमारे ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु हम लोग देख सकते हैं जनरली हम लोग जो आँख से, वो पदार्थ ही होता है। पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी पदार्थ होता है, वो जितना भी सूक्ष्म कणों के बना होता है, जितना भी पदार्थ होता है वो जनरली उसमें एटम होता है। वो जो छोटा सा चीज़ होता है एटम, उसका जो सबसे पहले इसके बारे में प्रसिद्ध दार्शनिक जो थे ऋषि कनाद ने इसके बारे में सबसे पहले बताया, कि पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। जो सूक्ष्म में बहुत छोटा छोटा जो कण होता है उसी को हम लोग एटम कहते हैं। ये जनरली एक उसमें रहता है, एक मूवमेंट करते रहता है हमेशा। और इसको अगर हम लोग गर्म करें तो और इसका मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये एटम जो है वो एक दूसरे के प्रति फोर्स भी लगाते हैं, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। और वो जो एटम्स होते हैं, मान लीजिए एक सॉलिड में यहाँ 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 एटम्स होते हैं, इनके बीच का जो जगह हुआ, इसको हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहेंगे। सभी जो पदार्थ हैं वो सभी अलग अलग उसमें कण होते हैं। जैसे जो बड़ा पदार्थ हुआ उसका कण कोई दूसरा होगा, नहीं एटम जो है सब पदार्थ का अलग अलग होता है। जनरली जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हुआ है वो जनरली तीन ठो होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जो सॉलिड होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो एक बहुत बढ़िया एक से अरेंजमेंट में क्रमबद्ध यानी कि बहुत एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रहते हैं। उन लोगों का वॉल्यूम भी फिक्स होता है सॉलिड का। उनके बीच जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उन पर एक्स्ट्रा कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया जाए तो उससे ज़्यादा उनके एरिया में वगैरह में परिवर्तन नहीं आता है। बिल्कुल ज़रा सा दबेंगे तो प्रेशर का भी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों जो है वो लिक्विड से ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों लिक्विड से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक लोहा है, उसको मेल्ट करने में, उसको बॉयल करने में, और एक पानी है, इसको ज़्यादा बिल्कुल इसका ज़्यादा डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, तभी तो पानी में डूब जाता है। और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड और टाइट होता है। और इसमें बहने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है, या बहता नहीं है। इसको बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता है। ना ही तो कंप्रेसिबल यानी कि दबा भी नहीं सकते हैं इसको, ना ही इसमें डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, ऐसे में ये सब कोई भी इसमें फिनोमेना नहीं होता है। और इस पे गर्म करने पर फैलना या फिर ठंडा करने पर सिकुड़ना ये भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर होता है बिल्कुल। अब सॉलिड भी दो प्रकार का हो गया, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। इसमें सबसे पहले आया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यही एक ओरिजिनल ओरिजिनल सॉलिड को ही क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसमें होता है क्या है कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रहते हैं, जो भी इसके अंदर जो एटम्स रहते हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रहते हैं। इन पे और प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब के उतना खास प्रभाव नहीं होता है। ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। सी ए यानी कि जैसे नॉर्मल कंफ्यूज हो सकता है कि एमॉर्फस एनाइसोट्रॉपिक, लेकिन नहीं, क्रिस्टलाइन जो है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है, यानी कि अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल हो गया चीनी, बालू, नमक वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जनरली सॉलिड होते नहीं है। इनमें क्या होता है कि लिक्विड को ही बहुत ज़्यादा ठंडा करके इनको बनाया हुआ होता है। जैसे कि आप प्लास्टिक, रबर, शीशा वगैरह देखेंगे, ये जनरली ओरिजिनल स्टेट में ये सॉलिड नहीं होते, एक लिक्विड रूप में होते हैं, लेकिन इनको इतना ज़्यादा ठंडा किया जाता है कि ये सॉलिड बन जाता है, इसीलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। हो गया एमॉर्फस सॉलिड एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, जिसमें क्या होता है कि इसको पहले सॉलिड रूप में जनरली होता है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा ठंडा किया जाता है कि ज़बरदस्ती इसको सॉलिड बनाया जाता है। पहले लिक्विड में होता है, ठंडा करके सॉलिड बनाया जाता है। इससे एग्जाम्पल हो गया रबर, शीशा और प्लास्टिक। इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होता है, इसमें आसानी से बह जाता है, यानी गर्म करने पर बेंड हो जाता है। इसमें फ्लो आने जैसे गर्म कीजिएगा देखिएगा हल्का हल्का पिघलने लगता है। एक पर से आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक होता है नेचर में। उसके बाद लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड के मुकाबला में कम होता है। ये जो होता है जिस बर्तन में रखा जाता है उसका शेप होता है, यानी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। और इसका जो डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉलिड की तुलना में कम होता है। इसमें जो है कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है।
लेकिन थोड़ा बहुत होता है, मतलब सॉलिड से कम, सॉलिड से थोड़ा कम होता है। इसमें फ्लो की प्रवृत्ति होती है, बहने योग्य होता है इसमें, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफ़ी कम होता है। जो भी चीज़, ऐसा कोई भी चीज़ में बहने की प्रवृत्ति हो, मतलब फ्लो करने का, उसको हम लोग लिक्विड पे या फिर तरल पदार्थ करते हैं, इसलिए द्रव एक तरल पदार्थ है। और इसमें जो है जनरली जो है द्रव्य पदार्थ के ऊपरी सतह से प्रत्येक ताप पर वाष्पन होते रहता है, धीरे धीरे वो इवेपोरेट करते रहते हैं, और इनमें घुलने मिलने यानी विसरण की शक्ति होती है। जैसे सॉलिड में अगर आप चीनी को और नमक को मिलाएंगे या फिर बालू या फिर नमक को मिलाएंगे, वो मिलेगा नहीं, लेकिन दो लिक्विड जनरली मिल जाता है। इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं जो नहीं मिलते हैं, लेकिन जनरली मैक्सिमम केस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस सब ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है। इसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। जैसे जहाँ रखेंगे, मान लीजिए एक गुब्बारा में रखिए, उसी गुब्बारा को हम निकाल के उसी के अंदर के ऑक्सीजन हवा को निकाल के हम एक बर्तन में रख सकते हैं, जिसका जैसे शेप देंगे वैसा शेप ले लेगा। और जिस बर्तन, बंद बर्तन में रखा जाता है, उस बर्तन के सभी दीवारों पर सेम प्रेशर लगाता है, सभी ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब तरफ सेम प्रेशर लगाएगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड है, उसकी इसका सबसे कम होता है। और इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे इसमें क्या होता है कि दबा संपीड़ यानी कंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है। यानी कि पहले अगर गैस जो है वो थोड़ा ज़्यादा एरिया ले रहा था, तो अब उसको अगर हम लोग कंप्रेस करें तो वो कम एरिया में भी फिट हो सकता है। और इसमें को ठंडा करेंगे तो बहुत जल्दी इसमें संकु यानी कि ये जगह कम ले लेगा, संकुचन हो जाएगा, और गर्म करने में बहुत जल्दी फैलने लगता है। जैसे कि गर्म जगह पर कोई भी चीज़, जैसे कि हॉट इन्वायरमेंट में आप परफ्यूम छीटिएगा तो ज़्यादा जल्दी फैलेगा, और कोल्ड इन्वायरमेंट में तो बहुत धीरे धीरे फैलता है। यानी गर्म करने पर जल्दी ज़्यादा इधर उन लोगों को जो एटम्स होते हैं उनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है, और ये आपस में एक दूसरे में भी बहुत इजीली मिल भी जाते हैं। अब आता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कि प्लाज्मा भी कहते हैं। इसको उन तीनों से अलग रखा गया है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि ये जो है वो एटम के रूप में नहीं होता है, इतना ज़्यादा गर्म अवस्था में होता है, जैसे कि सूरज हो गया, तारा हो गया, ये सब जो हो गया, ये जनरली प्लाज्मा स्टेट में होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और इसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा इसमें रिएक्शन वगैरह होते रहता है। हमारे ब्रह्मांड का 96% जो हिस्सा है वो प्लाज्मा ही है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पे है। और प्लाज्मा जो है इसका भी गैस की तरह कोई फिक्स शेप साइज नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। प्लाज्मा का सबसे पहले पहचान जब विलियम क्रूक्स 1879 में किए थे, विलियम क्रूक्स 1879 में उसका नाम चमकता हुआ पदार्थ रखे थे। इसमें जनरली ये आयनिक स्टेट में होता है। इसमें क्या होता है कि कोई इतना ज़्यादा हीट होता है कि एटम उटम इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए जो है आयनिक स्टेट में होता है। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको बोर्स आइंस्टाइन कंडीशन। ये बोस जो है ये सत्येंद्र नाथ बोस थे, इंडिया के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसके बारे में थ्योरी दिया था जनरली। इसमें क्या उन्होंने बोला कि जैसे आप किसी चीज़ को गर्म करने का लिमिट नहीं है, उसको जितना जी चाहे उतना गर्म कर सकते हैं, लेकिन ठंडा करने का एक लिमिट है। उसको साइंटिस्टों ने जनरली -273 डिग्री सेल्सियस का है कि इससे ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकते, लेकिन इतना भी अभी तक किया नहीं गया है। और इसी को हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कॉन्स्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी को ठंडा कर दो, -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दोगे तो एक नया स्टेट ऑफ मैटर मिलेगा। इसको सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस दिए, इसको आइंस्टाइन ने अपना भी मोहर लगाया, इसलिए इसको बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहा जाता है। ठंडा करने के बाद होता क्या है कि जनरली जो पहले से उसमें एक कोई चीज़ है, उसमें जो एटम है उनका अरेंजमेंट, उनका जो भी है इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस सब अलग रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा करने में वो अलग ही रूप ले लेते हैं, जिसको हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर या फिर बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में जानते हैं जैसे कि गर्म है, पहले सॉलिड है, उसको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में बनेगा, और उसको फिर गर्म करेंगे तो गैस में बन जाएगा। वैसे ही गैस है, उसको ठंडा करेंगे तो लिक्विड, और उसको ठंडा करेंगे तो सॉलिड में बन जाएगा। गर्म करना जनरली ज़्यादा ईजी है, और गर्म की अपेक्षा से ठंडा ठंडा करना जो है ज़्यादा हार्ड है और ज़्यादा खर्चीला भी होता है। जैसे कि गैस है, उसको गर्म करते जाए तो उससे को प्लाज्मा स्टेट मिल जाएगा, और फिर सॉलिड को और ठंडा करते जाए तो उसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का स्टेज मिल जाएगा। अब जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसमें कि ठोस यानी कि सॉलिड से जो है वो द्रव में बदल जाए, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसको गलना भी कहा जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि जिसमें जम जाए, मतलब कि लिक्विड से सॉलिड बन जाए। और बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग जिसमें भाप बनता है,
और भाप और ऊष्मा में अंतर होता है। भाप हो गया स्टीम, ये तभी बनेगा जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तब। लेकिन वाष्प हुआ जो वेपर हो गया उसका अलग वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है, हर टेम्परेचर पर हमेशा होता है, जैसे कपड़ा सुखाना वगैरह हुआ, या फिर वो जनरली किसी भी टेम्परेचर पे होता रहता है। ठंडा के दिन में 3-4 दिन में वेपोरेशन होता ही रहता है, नॉर्मल होते ही रहता है। इसलिए वेपोराइजेशन और बॉयलिंग दोनों अलग है। बॉयलिंग हमेशा जो स्टीम जो बनेगा वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बनेगा। और ऐसे ही एक होता है कंडेंसेशन पॉइंट, एक थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेज आता है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जनरल सेम ही होता है। इसमें होता है क्या कि जैसे कि आप कोई चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करते करते किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे लोहा 1535 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होता है, उसको मेल्ट करते गए और जैसे ही वो मेल्ट हो गया उसको छोड़ दिया, तो वो कैसे उस समय क्या हुआ कि फिर से फ्रीज होने लगा, यानी कि टेम्परेचर तो वही रहा लेकिन वहाँ पे फ्रीजिंग शुरू हो गया उसका, यानी कि सेम टेम्परेचर पे ही किसी एक पदार्थ का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक ही ताप बिंदु टेम्परेचर पर, और इस ताप बिंदु पर ठोस तथा द्रव्य परस्पर साम्य यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे होते हैं, यानी कि उनको उसी पे अगर छोड़ दिया जाए, मतलब कि जनरली हीट नहीं किया जाए और टेम्परेचर नहीं दिया जाए, तो उस पर फिर अपने यानी कि जो मेल्ट कर रहा होगा फिर फ्रीज करने लगेगा। सेम होता है बॉइलिंग के केस में भी। और हम किसी को बॉयल कर रहे हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बॉयल हुआ, तो पानी को फिर और उसी पे छोड़ेंगे तो कंडेंसेट करने लगेगा, यानी कि गैस से फिर वो अपना लिक्विड की तरफ होने लगेगा, और उसको इस स्टेज को ही थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैटर को फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक प्योर मेटल हो गया और एक इम्प्योर हो गया। तो प्योर को दो हिस्से में बांटा गया, प्योर एक एलिमेंट हो गया और एक कंपाउंड हो गया, और नॉन प्योर को जनरली मिक्सचर बोला जाता है। तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट जो है वो जनरली एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, इनको बांटा नहीं जा सकता है, इनको मतलब कि इसमें कुछ इसमें बदलाव किया ही नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लिया कि लोहा है, तो लोहा में क्या एक बदलाव किया जा सकता है, लेकिन वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो वहाँ पे कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे इसका एक ही जो है, जो ऐसे ही करके टोटल 118 एलिमेंट का अब तक खोज हो चुका है। ये एलिमेंट जो है तीनों स्टेज में पाए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह, हीलियम, लोहा, क्लोरीन वगैरह। इसको जनरली 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और फिर मेटलॉइड। अभी तक जितने भी एलिमेंट मिले हैं उसमें से 80% जो है मेटल ही होते हैं। मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, मेलिएबल होंगे। इसका एग्जांपल हो गया लोहा, सोडियम, चांदी, सोना, एल्युमिनियम। और नॉन मेटल जो होता है अभी तक मतलब 22 को मिला है, और ये जनरली गैसियस स्टेट में होता है मतलब कि, और जो सॉलिड होंगे वो काफ़ी भंगुर भंगुर यानी कि आसानी से टूट जाएंगे, कि बहुत आसानी से टूट जाते हैं, उतना हार्ड नहीं होते हैं, बहुत ही मतलब कि उतना ज़्यादा पाए भी नहीं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। तो कुछ है जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये चार हो गए, CSI, S और P। ये चारों जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो जितना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जनरली गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। मेटलॉइड, इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, सॉलिड का भी और सॉलिड का, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, SB, बिस्मुथ, ये चार होते हैं। नॉन मेटल जो 22 गुट हैं उसमें से 11 जो है वो गैस के स्टेट में है। उसमें से हो गया हाओनाफाकल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाओनाफाकल। और इसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये 11 जो हैं वो हो गए हमारा गैसीय स्टेज में। और सॉलिड में हो जाते हैं 100 CsP, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस। यहाँ पे सही देख सकते हैं, सबका नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, कौन जो है किस स्टेज में पाया जाएगा। जैसे कि हाओनाफाकल, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है गैसीय स्टेज में, CsP जो है सॉलिड स्टेट में, जबकि जब सबके सब नॉन मेटल ही है।